एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले हमारे बिहार एपीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन क्लाउज है सेक्शन 3, जिसमें ये चर्चा किया गया है कि कौन कौन से कोर्ट होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, जिसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है कि आर्बिट्रेटर्स जो है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, और लीगली ऑथराइज, यहाँ दो टर्म जो कीवर्ड है वो लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंसेस, टू टेक एविडेंसेस। तो यहाँ दो कीवर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है कि आर्बिट्रेटर्स को छोड़ करके, ठीक है, जितने भी जो जजेज और मजिस्ट्रेट हैं जो कि एविडेंस के लिए लीगली जो है, लीगली जिनको एविडेंस लेने का अधिकार है, तो वो सारे जो है कोर्ट में आएंगे। तो कोर्ट के परिभाषा में ये बात है, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट किस में अप्लाई होता है? यहाँ पर एविडेंस, यहाँ ये पूछ रहा है कि एविडेंस एक्ट किस में अप्लाई होगा, मतलब एविडेंस लेने का अधिकारी कौन कौन है तो कौन कौन नहीं है। तो आर्बिट्रेटर तो स्पेसिफिकली मना कर दिया गया, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, यहाँ भी नहीं अप्लाई होता है। ये सब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है डिस्चार्ज करते हैं ये दोनों जो है। तो यहाँ लीगली जो है इनको एविडेंस लेने का ये अधिकार नहीं है। अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के आधार पर जो है जो भी कुछ एक्ट्स हैं जो भी उनके पास उपलब्ध है उस आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आर्बिट्रेटर्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका, ठीक है। सेकेंड जो है हम लोग चलते हैं, द एफिडेविट गिवन टू द कोर्ट इज, ठीक है। तो ये एविडेंस नहीं है, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि एफिडेविट जो हमने दिया वो एक एविडेंस है, ठीक है, ये एविडेंस के रूप में काउंट नहीं होता है, ठीक है। ये बस एक सत्यापन है, ठीक है, इसको एविडेंस के रूप में आप नहीं कर सकते। लेटर ऑन हम लोग इस पर आएंगे कि क्या है, ठीक है। थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर्ड एज एविडेंस। तो इसी का एक जो है पार्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से इसमें भी एफिडेविट हो जाए, जो हमने अभी देखा कि एफिडेविट जो है एविडेंस नहीं है। स्टेट ऑफ विटनेस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, दे आर ऑल एविडेंसेस, ओके, बट एफिडेविट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन एविडेंस, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, that is law of evidence is a substantive law। substantive law आप जान रहे हैं क्या होता है? जो भी स्टैटिक लॉ जिसमें प्रोविजन दिया रहता है, जैसे आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक्सेट्रा, जो भी इस तरह के एक्ट है, प्रॉपर्टी लॉ है, दे ऑल come under the substantive law, but it is a procedural law, means प्रोसीजर ये देता है अप्लाई करने का, all the substantive law how they can be implemented, so it gives all the procedure required to implement those laws, okay। So this is adjective law, evidence act is adjective law। तो यहाँ पे an adjective law, it is not a substantive law, okay। Now come to section 2 of Indian Evidence Act 1872 was repealed, however it has been repealed but it has been asked in one of the APO exams, okay। So it is also an important question, because some students skip these kind of sections that has been repealed, but here the question has been asked from section 2 which has been repealed. Despite this fact, the question has been asked from this section. So when this was repealed, so you must go through also these kind of sections that has been repealed. So it was repealed under Repealing Act 1838। तो ये आपको याद रखना है कि 1838 ये पूछा गया क्वेश्चन है एपीओ में, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत चांसेज है। रिपीलिंग एक्ट 1838 में इसको रिपील कर लिया जाएगा, ठीक है।
अब चलिए 6 क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो एविडेंस एक्ट, ओके, अब क्या है? ऑल जजेस, ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ऑल मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। तो ये जो है ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ऑल मैजिस्ट्रेट आर्बिट, तो ये जितने भी जो हैं ये लेने के लिए ऑथराइज है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ स्किप कर रहे हैं, यहाँ ये होना चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट अप्लाइज टू, एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, ठीक है। ये सेक्शन 3 का प्रावधान है जो हम लोगों ने देखा है कोर्ट में क्या क्या आते हैं। तो ऑल जजेज, ठीक है, वो भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट्स भी आते हैं, और ऑल पर्सन्स, सीधे सीधे बेयर एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम क्वेश्चन यही है, ऊपर वाला को ही रिपीट कर दिया गया। इन द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्रेशन कोर्ट मींस, यही सेक्शन 3 की बात है यहाँ पर, सेक्शन 3, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन क्लाउज में कोड फैक्ट वगैरह रिलेवेंट का डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, इन सब का जो है इंटरप्रिटेशन क्लाउज में चर्चा है कि ये क्या है, फैक्ट कोड क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है। सो ऑल दोज आर हैज बीन मेंशन्ड इन द इंटरप्रिटेशन क्लाउज। सो यहाँ पर कोर्ट की जो परिभाषा है वो ये है कि ऑल जजेस, ये भी सही है, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेट, सीधे सीधे बेयर एक्ट का परिभाषा ही दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ इट सेम, अंडर सेक्शन 3 से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एविडेंस एक्ट कोर्ट डज नॉट इंक्लूड, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस आप देखिए कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, इससे ये सारे कहीं ना कहीं ये पूछे गए सवाल है, और ये इसी को मोल्ड करके बार बार तरह तरह के तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ देखिए जजेज है, मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट जज भी आ जाएगा, बट आर्बिट्रेटर्स नहीं, दे आर नॉट लीगली ऑथराइज जो है टू टेक एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। Now come to the 9th number question. Which one of the following does not fall within the meaning of the term court? Again the same question. I am just showing you all the nuances of the questions, and that can be formulated from the same sections. So here the same thing. Here the options are a little different. Revenue tribunals, okay, industrial tribunals, they are all tribunals, okay. So tribunals do not have right to legally take the evidences. Legal advisor and excise inquiry commission, legal advisor and excise officer, okay. So this will be the right answer, okay. तो यहाँ पर इनको एविडेंस लेने का अधिकार है। अगर आप डी को देखेंगे तो इंक्वायरी कमीशन, लीगल एडवाइजर एंड एक्साइज ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनको एविडेंस लेने का लीगल राइट है, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ कम टू द 10th नंबर क्वेश्चन। Which one of the following does not come within the meaning of document? यहाँ डॉक्यूमेंट की चर्चा की, डॉक्यूमेंट किसको कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिटन फॉर्म में जो भी चीजें हैं, जैसे कि प्रिंटेड वर्ड्स, ये भी इंटरप्रिटेशन क्लाउज का पार्ट है। प्रिंटेड वर्ड्स हो गया, मैप हो गया, प्लान हो गया, कोई भी इंस्क्रिप्शन, मेटल इंस्क्रिप्शन, so these are all considered as a kind of document, okay। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीधे सीधे यहाँ भी बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये राइटिंग, ठीक है, ये मैप जो कि मेंशन्ड है आपके बेयर एक्ट में, टेलीफोनिक टॉक, ओके, टेलीफोनिक टॉक दूसरे काइंड का एविडेंस है, ठीक है। ये वर्ड फोटोग्राफ, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट में आएंगे। तो यहाँ पर कौन नहीं है, तो ये टेलीफोनिक टॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट, ये क्या है? इज ए फैक्ट, इज ए डॉक्यूमेंट, इज एन ओपिनियन, इज ए मोटिव। तो जाहिर सी बात हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दैट सर्टेन वर्ड
सर्टेन ऑर्डर, ओके, सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस, ठीक है। तो ये फैक्ट की परिभाषा है कि फैक्ट क्या है, ठीक है। तो फैक्ट जैसा हम लोग सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जानते हैं, तो एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, कोई भी थिंग जो है, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग capable of being perceived by the senses। यहाँ पर perceived by the senses is the keyword, perceived by the senses। कोई भी चीज नहीं हम लोग बोलते हैं कि ये फैक्ट है, मतलब ये जो है हमने देखा है कोई भी। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है किसी खास वे में अरेंज्ड है, एक फैक्ट है। कोई चीज कुछ बोला, कोई सुना, वो एक फैक्ट है। कोई भी आदमी कोई वर्ड बोला, वो एक फैक्ट है। किसी आदमी का सर्टेन रेपुटेशन है, he is a good person, he is a bad person, so that is also a fact। So this kind of things has been talked about in the interpretation clause, which comes under section 3। So this question has been asked from section 3। तो यहाँ पर the certain order in a certain place जो है क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं, मोटिव भी नहीं, मोटिव तो दूसरा ही चीज है, ओपिनियन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। Which one of the following is a fact? राम said, मोहन said, राम told a lie। तो सारे फैक्ट हैं, ठीक है। जो भी उसने कहा तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि हमने सुना कि हाँ राम ने ये चीज कहा, मोहन ने ये चीज कहा, तो ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये फैक्ट का जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो हमारा वर्णित है। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय, देखिए यहाँ पर सेम चीज आ गया, ठीक है। ये सेम इसी इंटरप्रिटेशन, ये फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चंस के वेरिएशन होते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ही तरह के, एक ही सेक्शन से, एक ही तरह के डिफिनेशन से कई तरह के क्वेश्चन को मोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट, ओके, मेंटल कंडीशन, ठीक है, ये तो है ही। रिलेशन ऑफ थिंग, ये भी चीज सही है। स्टेट, तो ये तो सारे ही फैक्ट हैं, तो नन ऑफ द एबव, ये सारे ही